आज के इस लीगल वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 1779 में बेंथम ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन में किया था, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों के कार्य का समूह है जो सभ्य राज्यों पर उनके पारस्परिक संबंध के आधार पर बाध्यकारी होती है। इसी क्रम में एमएस लोटस के बाद में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य लागू होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख समर्थकों में स्टार्क, हार्ट, पोलक, ओपनहाइन हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि इसलिए है क्योंकि जहां हम इसकी तुलना राज्य विधि से करते हैं तो इसकी दुर्बलता सापेक्ष रूप से प्रकट होती है। इसके नियम उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने कि राज्य विधि के हैं, अर्थात हमारे राज्य या राष्ट्र की विधि की अवहेलना करने पर विभिन्न नियमों के अनुसार दंड का प्रावधान है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि की अवहेलना मात्र से ऐसे किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान निहित नहीं है। संभवतः इसलिए हॉलैंड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि की श्रेणी में नहीं रखी जाती। इसके लिए कोई प्रभुत्व संपन्न अधिकारी या अधिकार ही नहीं होते और न ही उल्लंघन पर कोई अनुशास्ति होती है अर्थात दंड होता है, और न ही इसके नियमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाता है, बल्कि इसे सौजन्यतावश ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में लुप्त प्राय बिंदु दिखाई देते हैं, किंतु जब हम समझौतापूर्वक ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विधि को आकलन करते हैं तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्ची विधि की श्रेणी में आती है और इसी से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण एवं सहयोग में पर्याप्त बल मिलता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, प्रत्यक्ष और अनौपचारिक सामान्य स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा तात्पर्य उन तरीकों या प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, नंबर 3 सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, नंबर 4 न्यायाधिकरणों, न्यायाधिकारियों एवं न्यायालयों के निर्णय, नंबर 5 न्याय शास्त्रियों एवं भाष्यकारों की रचनाएं, नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। इन स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य स्रोत हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इनमें से तीसरे और छठे स्रोत 20वीं शताब्दी में विकसित हुए, जबकि अन्य स्रोत पूर्व के समय से ही विकसित हो चुके थे। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करते हुए प्रमुख विधि शास्त्री ओपनहाइन ने कहा है कि राष्ट्रों की प्रकट या प्रत्यक्ष सहमति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार विधि शास्त्री बायली ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में रीति रिवाज एवं तर्क बुद्धि की प्रधानता होती है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी अवहेलना मात्र ही अंतर्राष्ट्रीय विधि को कमजोर बनाती है, जिसके फलस्वरूप विधि सम्मत कार्य करना कठिन हो जाता है। नंबर 1 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे करार किए जाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का पारस्परिक सहयोग निहित होता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रूप से 2 प्रकार की संधि करनी पड़ती है। नंबर 1 विधि निर्माण करने वाली संधि, नंबर 2 संविदा संधि। इनमें से विधि निर्माण करने वाली संधियों में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला पॉइंट है वे संधियां जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं, उसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की संज्ञा देते हैं। अगला है वे संधियां जो सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा करार के माध्यम से नियोजित करते हैं, जैसे जेनेवा सम्मेलन, वियना सम्मेलन को इस प्रकार की संधियों के अंदर रखा जाता है। जिस प्रकार विधि निर्माण करने वाली इन संधियों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र वही कार्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने में है। इसी प्रकार संविदा संधियां वे संधियां हैं जो विभिन्न राज्यों द्वारा एक ही विषय पर की गई संधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रिवासी कानूनों को लागू करने के लिए प्रयास करती हैं और उनका एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती हैं। इस प्रकार की संधि का सबसे अच्छा उदाहरण अपराधियों के प्रत्यर्पण के रूप में होता है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनाया। नंबर 2 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। इसे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथा संबंधित नियम वे नियम हैं जिनका विकास सामान्य लंबी प्रातिहासिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, जिनमें मुख्य रूप से राज्यों के राजनयिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंशों के व्यवहार तथा राज्य विधि, राज्य के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक तथा प्रशासनिक कार्य,
अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण वाद है। नंबर 3 पे सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्य विधि के सामान्य नियम। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं प्रथाओं के बाद अपना स्थान रखती हैं। सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों में प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है, बशर्ते कि उनकी राष्ट्रों ने सामान्य स्वीकृति प्रदान कर दे। सभी राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सामान्य नियमों के अस्तित्व के समायोजित करने के लिए प्रथा एवं रूढ़ियों का सहयोग लेना अपेक्षित होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय विधि को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त होती है। नंबर 4 पे न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस स्रोत के अंतर्गत न्यायालय संबंधी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को जानने के लिए न्यायाधिकरणों के निर्णय तथा न्यायालयों के निर्णयों को समान रूप से महत्व देते हैं और इन्हें प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय, राज्य के न्यायिक निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन न्यायालयों के निर्णय को स्वीकार किया जाता है। 5 नंबर पर विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाओं को आवश्यकता अनुसार मान्यता प्रदान की जाती थी, क्योंकि विधि के निर्माण में हमारे दार्शनिकों एवं विचारकों के विचारों को मान्यता देना समय की आवश्यकता होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविदा के अनुच्छेद 38 के अनुसार उच्च योग्यता वाले विधि शास्त्रियों के मतों एवं रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। 6 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राष्ट्र की कल्पना कर चुका है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय विधि की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के गौण स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के गौण स्रोत की श्रेणी में निम्नलिखित 2 शामिल किया गया है। नंबर 1 पे अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य। राष्ट्रों का पारस्परिक व्यवहार सौजन्य के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात जब एक राष्ट्र दूसरे से व्यवहार करता है तो दूसरे राष्ट्र को भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। अगला है राज्यों के पत्र। आधुनिक युग में करीब सभी राष्ट्र के आपस में राजनयिक संबंध हैं तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आपस में पत्र व्यवहार करते रहते हैं, जिससे एक दूसरे राष्ट्र के मध्य वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के तथ्य स्पष्ट होते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि का मजबूती प्रदान होती है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।